डेट आज 24 अगस्त 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश ड्राफ्ट इनहेरिटेंस बिल। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब कोई प्रॉपर्टी बाप से बेटे पे आती है तो एक तरह से इनहेरिटेंस हो गया। तो अभी बिल पेश किया है, लेकिन इस बिल को क्रिटिसाइज किया कुछ एक्सपर्ट ने और पूछा है अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है। इसने एक्सपर्ट से मतलब एक्सपर्ट ने इससे पूछा है कि जो अभी बिल पेश किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश मैरिज एंड इनहेरिटेंस बिल, ये जो पब्लिक सेंटिमेंट्स और स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं इनके कुछ क्रिटिसिज्म किए गए हैं कि ये क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट को या किन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। तो इस बिल में क्या क्या रखा गया है वो पढ़ते हैं और क्या क्या इसमें कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है वो देखेंगे। ओवरव्यू क्या है ड्राफ्ट बिल का। इसमें असेंशियल कंडीशन रखी गई है मैरिज की, रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज यानी कि जो शादी हो रही है उसके रजिस्ट्रेशन की असेंशियल कंडीशन रखी गई है कि जो भी मान लो एप्लीकेंट होगा यानी कि कोई भी पर्सन जो बिलोंग करता है इंडिजिनस शेड्यूल ट्राइब से, जो अरुणाचल प्रदेश की इंडिजिनस शेड्यूल ट्राइब है। इंडिजिनस का मतलब है अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। वो जब भी कोई भी मैरिज करेंगे तो उनकी मैरिज के मान लो राइट्स या रिचुअल्स, जो कस्टमरी राइट्स होते हैं ना, रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज उनके कल्चर से रिलेटेड, उनके थ्रू ही मैरिज की गई है तब भी उनकी मैरिज रजिस्टर हो जाती है इसके थ्रू। और क्या प्रोविजन रखी गई है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड वोइडेबल मैरिज। कंजुगल राइट्स का मतलब होता है विवाह विवाह वाले अधिकार, यानी कि जैसे हस्बैंड के वाइफ पे, वाइफ के हस्बैंड पे जो अधिकार होते हैं शादी के बाद, इन कंजुगल राइट्स को इन्हें रेस्टिट्यूशन करवाया जा सकता है। मान लो को बिना रीजन के, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, कोई भी कारण नहीं है, बिना कारण के अगर मान लो महिला या पुरुष उससे अलग रहते हैं, महिला पुरुष अपने पति या पत्नी से अलग रहते हैं दोनों, तो वो क्या उस केस में केस जैसे भी डालेंगे तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो डायरेक्ट कर सकते हैं कंजुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन का, कि उन्हें दोबारा से रहने का आदेश दें। ग्राउंड्स फॉर डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज, मान लो मैरिज का डिजोल्यूशन का मतलब है डिवोर्स करना हो, तलाक करना हो, तो उसके ग्राउंड दिए गए हैं। इसमें वेरियस ग्राउंड हो सकते हैं, बहुत से ग्राउंड्स का मतलब है यहाँ पे आधार, कि कई सारे आधार पे मैरिज को ख़त्म किया जा सकता है। परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, एलिमनी का होता है विवाह जैसे हुआ उसके बाद मान लो डिवोर्स हो गया, किसी का तलाक हो गया, तो वाइफ जो थी पत्नी, अगर उसके पास कोई मेंटेन करने के लिए अपनी लाइफ को, कोई लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन करने के लिए कोई इनकम नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, मान लो उसकी ना तो कोई जॉब है ना ही कोई काम करती है, तो उस केस में उसका जो पति है जिसने डिवोर्स दिया है उसको वो पैसा देगा, जिंदगी भर देगा, या जब तक वो अपनी कोई इनकम जनरेट करने के लिए कुछ नहीं कर लेती है तब तक उसे पैसा देता रहेगा उसका पति, तलाक देखने के बाद भी। तो ये कुछ प्रोविजन है इसमें। नेक्स्ट है बिल स्टेटस ऑन पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब होता है एक औरत से ज़्यादा, यानी कि एक आदमी जब 3-4 औरत से शादी कर लेता है, यानी कि एक औरत से ज़्यादा, जैसे 2 औरत से शादी कर ली तो पॉलीगेमी हो गई। तो एक तरह से अगर किसी ने पॉलीगेमी की है, यानी कि पहले से ही मैरिड है वो और फिर दूसरी शादी कर ली है, तो उसमें वो क्राइम समझा जाएगा, यानी कि अपराध समझा जाएगा उसे। और ये एक तरह से जो ऑफेंस समझा जाएगा, क्राइम यानी कि अपराध। ये सेक्शन है आईपीसी का 494 और 495, इसके अंदर उसे सज़ा मिल सकती है। सिग्निफिकेंस क्या है इस बिल के और इम्पोर्टेंस क्या है, देखो एक तो ये लीगल स्टेटस देता है मैरिज को, जो भी रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसीजर है उस सबको बताता है, जो भी महिला के अधिकार होंगे प्रॉपर्टी को उनको डिफाइन करता है। कोई विडो राइट है, यानी कि जो विधवा हो गई, किसी के पति मर गए, उसके अधिकारों को। और पोलीगेमी को ऑफेंस यानी कि अपराध की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो इस तरह की इसमें प्रोविजन है। 2 सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इस बिल में। एक तो जो पॉलीगेमी है उसका क्रिमिनलाइजेशन करना, यानी कि ये क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाएगा, अपराध समझा जाएगा, उससे सजा हो सकती है। दूसरा, जो शादी हो गई है महिला की, जो वाइफ है और विडो है, उसके प्रॉपर्टी पे राइट होंगे, अधिकार होंगे प्रॉपर्टी पे, जो हस्बैंड है उसकी प्रॉपर्टी, जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी पर अधिकार होंगे। तो 2 तरह से ये इंपॉर्टेंट है इसकी, इस बिल की। लेकिन इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है, यानी कि विवादास्पद इसमें कुछ धाराएं हैं जिन पे कुछ एक्सपर्ट क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इसकी। क्या है वो, पहली है कि अरुणाचल प्रदेश के जो भी शेड्यूल ट्राइब हैं, जो भी एसटी कैटेगरी में आते हैं, ऐसी महिला अगर वो शादी कर लेती है ऐसे पुरुष से जो नॉन एपी एसटी है, यानी कि नॉन अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब, अरुणाचल प्रदेश का शेड्यूल ट्राइब नहीं है, अगर उस आदमी से कर लेती है तो वो क्या है, प्रॉपर्टी राइट उसको भी मिलेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट होंगे इनहेरिट करने के। मतलब हेड ऑफ द फैमिली इन हर लाइफ टाइम, वो हेड ऑफ द फैमिली रह सकते हैं
अगर अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनस कम्युनिटी भी नहीं है तब भी। अगर मान लो डेथ हो जाती है हस्बैंड की डेथ हो गई, तो मान लो उस केस में क्या होगा, जो भी हस्बैंड, यानी कि अगर मान लो महिला की डेथ हो गई, महिला के नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी और महिला थी मान लो अरुणाचल प्रदेश की, और अरुणाचल प्रदेश की स्टूल ट्राइब है वो, और महिला की डेथ हो जाती है, जो भी प्रॉपर्टी है मान लो हस्बैंड के नाम है और या उसके हियर्स, मतलब जो भी महिला के बच्चे थे या महिला के पति हैं जो भी, वो क्या है, वो इस केस में अरुणाचल प्रदेश की जो इंडिजिनस ट्राइब है, मतलब उसके माता पिता या कोई भी ट्राइब के नाम पे प्रॉपर्टी थी लेकिन उससे शादी कर ली, अब उस महिला की जो प्रॉपर्टी यानी कि हस्बैंड के साथ शेयर रहेगी, तो ये हस्बैंड और उससे उत्तराधिकारी हैं जो भी मान लो उसके बच्चे हैं, उनको अधिकार है, किसी को भी वो हटा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को देने से मना कर सकते हैं, मतलब खुद यूज करेंगे या किसी को भी देंगे प्रॉपर्टी, लेकिन उस ट्राइब की नहीं रहेगी। जब उस वुमन की थी ना प्रॉपर्टी, वो तो अरुणाचल प्रदेश की शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी थी, यानी कि जो उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी थी उसमें से जो प्रॉपर्टी थी अब इनके पास रहेगी। अब ये डिसाइड करेंगे हस्बैंड या उसका बेटा बेटी कि किसको देनी है किसको नहीं देनी। इस तरह से ये कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है, क्योंकि ये क्या है, एंटी ट्राइबल और एंटी अरुणाचल प्रदेश मानी जा रही है ये, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मान लो अरुणाचल प्रदेश के लोगों की थी वो अब उस हस्बैंड की हो गई या उसके बच्चों की होगी, अब उसे किसी को भी दे सकते हैं, यानी कि वो अरुणाचल प्रदेश का शेड्यूल ट्राइब भी नहीं है, वो उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से यूज कर सकता है, किसी को भी दे सकता है, तो इसलिए इसको कंट्रोवर्शियल समझा जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जन शिक्षण संस्थान। ये जन शिक्षण संस्थान क्या है, देखो अभी केरल में खोले गए हैं ये, नीलमबूर जंगल है केरल में, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे खोले गए हैं ये कुछ जन शिक्षण संस्थान। इसमें क्या है, वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज करके इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और वहाँ पे उन्हें स्किल प्रोवाइड की जाती है, मतलब जन शिक्षण संस्थान में स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि कुछ सिखा दिया इंटरनेट पे काम करना, कंप्यूटर चलाना, या कुछ स्किल दे दी, माइक्रोसॉफ्ट चलाना, एक्सेल चलाना, पावर पॉइंट पे काम करना, या मान लो कोई और स्किल प्रोवाइड कर दी इंटरनेट के जरिए, तो ये स्कीम के जरिए फैसिलिटी दी जाती है स्किल डेवलपमेंट की, और इसे श्रमिक विद्यापीठ भी बोलते हैं। जो ये सेंटर खोले जाते हैं ना जन शिक्षण संस्थान, ये सेंटर खोले गए, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट देंगे लोगों को। तो ये जो क्या है, जो नेटवर्क है जन शिक्षण संस्थान का हमारे देश में 1967 से ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और एनजीओ इम्प्लीमेंट करती है लगभग इसे, एनजीओ होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, वो इम्प्लीमेंट करती हैं। और एनजीओ देखो भाई साहब कोई भी बना सकता है, इसमें जो सरकार होती है कोई पैसा वैसा नहीं देती है, आपके खुद के पैसे लगेंगे, या कोई मान लो भला आदमी कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहे, या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े आदमी रिच पर्सन फॉरेन से भी आती हैं, मतलब दान देते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेशन आता है एनजीओ उनके पास जो अच्छा काम करके दिखाते हैं, मान लो कोई इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है, पर्यावरण को बचाने के लिए, कोई बच्चों को बचाने के लिए काम कर रहा है, तो इस तरह के ये काम करते हैं। हमारा एक एक्ट है 1950 का, पब्लिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1950 का, इस एक्ट के जरिए कोई भी रजिस्टर करा सकता है, ऑनलाइन भी करा सकते हो आप। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जन शिक्षण संस्थान जो ये हैं, जिसे श्रमिक विद्यालय भी बोलते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव यही है, टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करनी है, स्किल प्रोवाइड करनी है। जो भी मान लो 8वीं क्लास स्टैंडर्ड के बच्चे थे, ड्रॉप आउट हो गए स्कूल से, मान लो अब स्कूल में नहीं जाते, उनकी स्कूल की एजुकेशन छूट गई है, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, स्किल देनी है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम में उन्हें अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, और इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, पर्यावरण के रिगार्डिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है कि पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए। इसमें जो नेशनल वैल्यूज़ हैं उनको भी बढ़ाना, प्रमोट करना, हमारे राष्ट्र की जो वैल्यूज़ हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी प्रमोट करना है, मतलब उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है, लोन वोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि वो कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, छोटे से छोटा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। और जो ये वाईफाई टेक्नोलॉजी ये कैसे काम करेगी, देखो 5 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे काम करेगी ये, और लगभग 100 Mbps इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड की जाएगी इसमें, और 250 यूज़र्स 250 यूज़र्स एक साथ में कनेक्ट हो सकते हैं इस वाईफाई से। जो भी वाईफाई लगाया जाएगा उस एरिया में 100 Mbps उसमें स्पीड होगी लगभग, और 250 यूज़र एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं वाईफाई से, अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं वो। और 100 किलोमीटर के मतलब एरिया में ये लगभग विदाउट ट्रांसमिशन लॉस, कोई भी ट्रांसमिशन लॉस नहीं होगा डेटा का, और 100 किलोमीटर तक ये हाई इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड किया जा सकता है इस वाईफाई टेक्नोलॉजी के जरिए। मतलब कि 100 किलोमीटर एरिया में, मान लो ये 100 किलोमीटर एरिया है और इस एरिया में ट्रांसमिशन लॉस नहीं होगा, इतने तक प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसमिशन लॉस का मतलब है जब भी मान लो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो ट्रांसमिशन लॉस होता है भाई साहब, बीच में डेटा लॉस हो जाता है कुछ, और इंटरनेट की स्पीड इतनी नहीं पहुंच पाती।
इसके लिए क्या है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो इंटरनेट की केबल होती है ना, घरों में कनेक्ट होती है, ऑप्टिकल फाइबर होती है वो। जैसे आपने देखा होगा डिश टीवी में कोई केबल कनेक्ट होती है, वो भी जनरली ऑप्टिकल फाइबर होती है। उसमें क्या है, जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो लॉस कम होता है। तो इस तरह से ये इम्प्लीमेंट की जाएगी वाईफाई टेक्नोलॉजी। और ये याद रखना है कि सबसे पहला फर्स्ट श्रमिक विद्यापीठ जो ऐसी स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहा था, वो मुंबई में सेटअप हुआ था, फर्स्ट श्रमिक विद्यापीठ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, WUAPA। देखो ये बहुत बार न्यूज में रहता है, अब भी न्यूज में इसलिए, एक पार्टी, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जम्मू कश्मीर में, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इसके खिलाफ इस एक्ट को लगाने की अभी गवर्नमेंट ने कुछ आशंका जताई है। तो ये कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट टेररिज्म का आरोप लगा के इस पर बैन लगा सकती है, इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे। ये जम्मू कश्मीर में एक पार्टी समझ लो आप। तो ये कौन इम्पोज कर सकता है रेस्ट्रिक्शन इस एक्ट के अंदर? देखो सेक्शन 3 क्लाउज 1 में ये पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी उसे डाउट होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या पीपल पर्सन अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, अवैध तरीके से कोई गतिविधियां चल रही है, तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उन एसोसिएशन को, कोई भी मान लो जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, किसी भी एसोसिएशन पार्टी ग्रुप को अनलॉफुल डिक्लेयर कर देगी। और डिक्लेयर करने के बाद तो उस पर कुछ बैन लगा देगी, प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगा देगी। तो इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या प्रोविजन है इसमें। देखो 1967 में ये पास किया गया था एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में। इसका टारगेट यही था कि जो भी इलीगल एक्टिविटी होती है या अनलॉफुल अवैध एक्टिविटी होती है उसको रोकना। और सेंट्रल गवर्नमेंट को पास दी गई थी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उसे अनलॉफुल लगे या अदरवाइज, तो वो ऑफिशियल गजेटी में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और डिक्लेयर कर देगी उसे। और इसमें डेथ पेनल्टी के भी प्रोविज़न है। अगर कोई मान लो इसके थ्रू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी, तो उस आदमी को या ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी उसमें पीपल हैं, उसको डेथ पेनल्टी भी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी पनिशमेंट मिल सकती है, आजीवन कारावास या उसे फांसी की सज़ा दी जा सकती है। और इसमें क्या पॉइंट है, देखो इसमें इंडियन हो या फॉरेन नेशनल, सबको इसमें सज़ा मिल सकती है। और इसमें अगर मान लो इंडिया की लैंड पे कोई क्राइम किया है या इंडिया की लैंड से बाहर, तब भी उसे इसमें एक्ट के जरिए सज़ा दी जा सकती है। और इस WUAPA एक्ट के जरिए जो भी मान लो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है जो जांच कर रही होती है, पुलिस हो या फिर निया हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके ऑफिसर हो, इंस्पेक्टर लेवल या उससे ऊपर के ऑफिसर, उन्हें उनके पास 180 डेज का ये मतलब पीरियड का ये टाइम होता है, 180 डेज का टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम, कि इतने दिन में मान लो जब भी, जैसे मान लो किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे कोर्ट में पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट होती है, मतलब कि उस पर मान लो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली और यह चार्जशीट दाखिल कर दी कि इस पे आरोप जो लगाए गए हैं, इस पे खिलाफ जो केस दर्ज है ये सही है, तो कोर्ट में फिर केस चलेगा उसका। तो मैक्सिमम 180 डेज का पीरियड होता है जो भी इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी होती है, 180 दिन तक जांच कर सकती है, उसके बाद कर सकती है। और उसके बाद भी ये अगर मान लो उसे लगता है और टाइम लगेगा तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 180 डेज को। और इसमें जो अमेंडमेंट किए गए थे 2019 में इस 1967 के एक्ट में, अब इसमें पावर दे दी गई जो डायरेक्टर जनरल है ना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, वो ऐसे आदमी पर जिस पर आरोप लगे उसकी प्रॉपर्टी वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, जब्त कर सकती है। और ये एक्ट पावर देता है इंस्पेक्टर लेवल या उससे ऊपर के अधिकारी को कि वो जांच कर सकता है बिना स्टेट के परमिशन के। और ये जनरली जो स्टेट की पुलिस होती है डीएसपी या एसीपी करते हैं, ये पावर निया के इंस्पेक्टर या उससे अबव जो अधिकारी को दी गई है ये इन्वेस्टिगेशन की पावर। और इसमें मान लो जो 1967 का एक्ट था WUAPA, उसमें इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, आतंकवादी, लेकिन अब 2019 में अमेंडमेंट कर दिया तो इंडिविजुअल आदमी को भी टेररिस्ट आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। पहले सिर्फ एक ग्रुप को, संगठन को घोषित करते थे कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ इसमें डिफाइन किया है इसके सेक्शन को, जो इसमें धाराएं हैं 2021 में, इस जून 2021 में, हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। ये सेक्शन 15 है इस एक्ट का, उसको डिफाइन किया है, और सेक्शन 17, 18 को डिफाइन किया है। इसमें कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कि ये वेग हैं, मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है इन प्रोविज़न को जो इसमें है। जो सेक्शन 15 है ये कहता है कि कोई भी ऑफेंस जो टेररिस्ट एक्ट में आता है, कोई भी पनिशमेंट मान लो उसके लिए दी जाएगी अगर कोई टेररिस्ट एक्ट को कमिट करने के लिए फंड देता है। पहली तो हो गया सेक्शन 15 कहता है कोई भी टेररिस्ट एक्ट करेगा, बम धमाके कुछ भी करेगा, कहीं भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा। और दूसरी सेक्शन 17 है ये कहता है अगर कोई फंड भी देगा, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए पैसा देगा, मनी प्रोवाइड करेगा, तब भी ये इसमें सज़ा का प्रावधान है।
और एक सज़ा का प्रावधान है, तो इसमें सेक्शन 18 में है। अगर मान लो कोई ऐसा है, कोई पनिशमेंट दी जाएगा, कोई मान लो कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल है, मतलब षड्यंत्र में, टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, उस षड्यंत्र में शामिल है कोई, तब भी उसे सज़ा दी जा सकती है सेक्शन 18 के जरिए। अब इसमें की ऑब्जर्वेशन की गई है कोर्ट ने कि जो ये सेक्शन है ये क्या है, आप इन्हें क्या है यूजुअली यूज नहीं करोगे टेररिस्ट एक्ट के तरह, यानी कि अगर कोई ऐसे लॉ हैं वो डील नहीं करते हैं किसी एक्टिविटी से, तभी आप ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इस यूआपा एक्ट को यूज करोगे। ऐसा नहीं है जनरली इलीगल एक्टिविटी है उसके लिए और एक्ट बने हुए हैं उसके जरिए आप डील कर सकते हो, फिर भी आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हो उसको, इस एक्ट को यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो रेयर केस में यूज करोगे जब ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हितेंद्र विष्णु ठाकुर केस में ये बोला था और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपीट किया है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है अपना ओस्लो फर्स्ट अकॉर्ड एंड इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट। देखो ओस्लो फर्स्ट अकॉर्ड हुआ था, एक ओस्लो जगह है वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। ये अगस्त 2021 में 28 साल हो गए इस अकॉर्ड को जब ये एग्रीमेंट हुआ था। ये इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में पीस आए, शांति आए, इसलिए किया गया था। पहले ये लोकेशन देखो आप, ये कहाँ पे हैं दोनों कंट्रीज। देखो ये भाई साहब वर्ल्ड मैप देखो पहले आप, ये इंडिया है अपना हिंदुस्तान, और ये साइड में आप हिंदुस्तान के यहाँ पे जाओ पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, और ये येलो दिखाई दे रहा है ये है इजराइल। और इजराइल का मैप देखेंगे हम यहाँ पे, इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ये छोटा हो गया। अब ये यहाँ पे देखो आप ये वाला मैप, ये जॉर्डन वो आ गया, इजराइल हम देख रहे थे, ये वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक है, ये यहाँ पे डेड सी है, डेड सी, और ये सी ऑफ गैलीली है, और ये आपका गोलन हाइट है। गोलन हाइट ये इस सीरिया से इजराइल ने कब्जे में ले रखा है, वेस्ट बैंक जॉर्डन से ले लिया था, और ईस्ट जेरूसलेम, ये जेरूसलेम है, ये भी जॉर्डन से ले लिया था। और ये गाजा स्ट्रिप है ये पहले, और सिनाई पेनिनसुला ये इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला इजराइल ने ले लिया था। 1967 में वार हुआ था, लेकिन सिनाई पेनिनसुला वापस इजिप्ट को दे दिया, ये छीन लिया था युद्ध में। छः दिन का युद्ध चला था, 6 डे वार बोलते हैं जिसे। और ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक यहाँ पे जो पैलेस्तीन लोग रहते हैं उनको दे दिया था। यानी कि अब पैलेस्तीन जो पीपल हैं वो अलग देश बनाना चाहते हैं, लेकिन इजराइल रिकॉग्नाइज नहीं करता, पहचान नहीं देता अलग कंट्री की। वो चाहता है इसको वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को अपने आप में, मतलब अपने देश में मिलाना चाहना। देखो इजराइल वैसे भी 1948 में बना है देश, इससे पहले इजराइल नहीं था। यहाँ पे पैलेस्तीन लोग रहते थे, अरब पीपल हैं, यहाँ पे मुस्लिम पीपल हैं लगभग ये। और जो इजराइल में रहते हैं वो ज्यू धर्म के हैं, ज्यू अलग धर्म है, JEW, और ये अरब जो पीपल हैं ये मुस्लिम पीपल हैं, ये अलग रिलीजन है। तो यहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। इजराइल चाहता है सबको मिला के इजराइल बनाया जाए, लेकिन ये मुस्लिम लोग चाहते हैं हम ये पैलेस्तीन बनाएंगे गाजा और वेस्ट बैंक को मिला के। तो अब भाई साहब ये इजराइल क्या है, घुसता रहता है, इस पर भी कब्जा कर लिया, बहुत सारे वेस्ट बैंक की जो प्रॉपर्टी है इन पे कब्जा कर लिया है, कब्जा करता रहता है। और आप सब ने अभी हमने भी कई 3-4 बार पढ़ा था 2-3 महीने पहले, तो एक गाजा स्ट्रिप में हमास ऑर्गेनाइजेशन का एक राज है यहाँ पे, हमास एक संगठन है, वो यहाँ पे रूल चलाता है। और ये हमास और इजराइल के बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कुछ दिन पहले वार हो गया था। और ये गोलन हाइट अभी भी सीरिया से जो ले ली थी इजराइल के पास है ये भी। तो अब क्या, ये ओस्लो अकॉर्ड जो साइन हुआ था, ये भाई साहब 28 साल हो गए इसे, ये इसलिए साइन हुआ था एग्रीमेंट इसका कि जो इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में पीस आ सके, शांति आ सके। ये 1990s में, लगभग 1993 में साइन हुआ था, जिसे DOP भी बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों की घोषणा। ये अकॉर्ड जब साइन हुआ था तो इसमें जो US के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे उस टाइम पे, तो इन्होंने नेगोशिएशन कराई थी इन दोनों के बीच में। उसके बाद 1995 में ये ओस्लो सेकंड अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद ही इसमें भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता, विवाद होता इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में, इसमें पीस एस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग था ये। लेकिन जो अकॉर्ड था इसमें एग्रीमेंट तो हुआ था इजराइल और PLO के साथ, लेकिन बाद में क्या है, इसमें जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में, इनमें अच्छे से पीस आ नहीं पाई। अभी तक आपने देखा है कि न्यूज़ में आता रहता है कि ये चलता रहता है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। बाद में जो PLO थी ये पैलेस्तीन को गवर्न करनी थी, मतलब कि पैलेस्तीन जो कंट्री है जो हमने ऊपर देखा, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये इनमें रूल करती थी अपना। लेकिन बाद में पैलेस्तीनियन अथॉरिटी में बदल गई PLO, और ये इसको रूल करती है, गवर्न करती है, और अलग देश बनाना चाहती है। एक ग्रुप है, मान लो एक ग्रुप है जो गवर्नमेंट सरकार चलाती है पैलेस्तीन की। देखो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आप, हिंदी का, तो उसमें फिलिस्तीन लिखा होता है, फिलिस्तीन, उसी को बोलते हैं पैलेस्तीन। ये एग्रीमेंट क्या कहता है कि इजराइल रिकग्नाइज करेगा कि PLO के नए रोल को, कि पैलेस्तीन पीपल के ऊपर कितना उनका रूल होगा क्या नहीं होगा।
ये इसे रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसने एक तरह से चेंज लेके आया वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप में। लेकिन उसके बाद आप सबको पता है जब से ये 1967 में 6 डे वार हुआ था, कंट्रोल ये किसका है, इसराइल का। और इसराइल ने बाद में चलो दे दिया इसको, सिनाई पैलेस्तीना को दे दिया इजिप्ट में। देखो कई बार पढ़ा है हमने भाई साहब, जो सिनाई पैलेस्तीना है मतलब सिनाई पेनिनसुला है जो इजिप्ट का पार्ट है, वो इजिप्ट को दे दिया 1967 में। युद्ध में 6 डे वार हुआ था, इजिप्ट से इसराइल ने हड़प लिया था, कैप्चर कर लिया था, बाद में दे दिया किसको, इजिप्ट को। और लेकिन वेस्ट बैंक में ये अभी भी घुसता रहता है और गाजा स्ट्रिप में भी ये घुसता रहता है इसराइल। और जो गोलन हाइट है वो तो इसके पास ही है, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। जब ओस्लो सेकंड जो अकॉर्ड हुआ था एग्रीमेंट दूसरा, इसमें ये रखा गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा में ये क्या है, ये ओस्लो 1 अकॉर्ड वेस्ट बैंक गाजा में भी एक्सपेंड करेगा और यहाँ पे पीस लेके आएगा। और जो भी 6 वेस्ट बैंक सिटी हैं, ये इसराइल की ट्रूप जो यहाँ पे रहती हैं, इसराइल की जो आर्मी रहती है यहाँ पे वेस्ट बैंक में, उन सिटीज को छोड़ेगा। और 450 टाउन है इसके आसपास, उनको छोड़ेगा। और यहाँ पे पैलेस्तीन का एक तरह से रूल रहेगा। पैलेस्तीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके इलेक्शन के लिए भी एक पैक्ट हुआ था, टाइम टेबल निर्धारित हुआ था कि इसके तहत इसमें इलेक्शन कराए जाएंगे और यहाँ पे इनका रूल होगा। लेकिन अभी भी इनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं देखो 1967 के वही हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए कि सिनाई पैलेस्तीना, ये पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट से ये ले लिए थे सारे। वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम ये जॉर्डन से ले लिए थे, इसके साइड में जो जॉर्डन कंट्री है। गोलन हाइट सीरिया से ले लिया था। ये सारे हमने ऊपर देख चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मधुर मैट। देखो एक चटाई है, चटाई जो फर्श पे बिछाई जाती है, मैट। तो ये चटाई वुमन है, 2 वुमन है वेस्ट बंगाल की, उनको चटाई बनाने के लिए एक अवार्ड दिया गया, नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड, इसलिए ये न्यूज़ में आई। यानी कि फ्लोर मैट है, मधुर फ्लोर मैट भी बोलते हैं इसे। इस तरह की चटाई है, इस तरह से दिखाई देती है ये वेस्ट बंगाल के लाइफस्टाइल में है, मतलब लोग यूज़ करते हैं वहाँ के। और इसे मधुर काठी भी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। और इसको जीआई टैग मिला हुआ है 2018 से, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये देखो 1999 का एक हमारा एक्ट है, कानून, उसके जरिए जीआई टैग दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को जो यूनिक हो, जिसकी प्रॉपर्टी मतलब विशेषताएं यूनिक हो, और उसे कोई दूसरा आदमी यानी कि दूसरा मतलब कंट्री भी और दूसरा यानी कि स्टेट भी, हमारे राज्य, कोई नहीं बेच सकता उस नाम से जिसको दिया गया है, उसको ही बेच सकता है। यानी कि अगर वेस्ट बंगाल को इसका जीआई टैग मिल चुका है तो 10 साल के लिए मिलता है जनरली, उसे एक्सटेंड भी कराया जा सकता है, तो उसको ही राइट हो जाएगा, वो बेचेगा उस नाम से, कोई उस नाम से दूसरा आदमी नहीं बेच सकता कि ये कोई दूसरा चटाई बेच रहा है उसका नाम रख दिया आपने, मधुर काठी या मधुर मैट रख दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो बनाई जाती है वो प्लांट का नाम है, प्लांट से लिया जाता है फाइबर, रिजोम बेस्ड प्लांट है, उससे लिया जाता है। और यहाँ पे पूर्वा और पश्चिम मेदिनीपुर, ये मेदिनीपुर जगह है, प्लेस है, टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये लगभग बनाया जाता है मैट। और हिस्ट्री में देखें तो नवाब अली वर्दी खान था, नवाब अली वर्दी वी है ये, अली वर्दी खान, ये 1744 में देखो इसने भी कुछ रूल बनाए थे। जो लैंड ओनिंग जागीरदार थे जिनके पास लैंड थी, तो इसके रिगार्ड में कि जो मैस लैंड मैट है इसकी सप्लाई के लिए, कि इनका ऑब्लिगेशन है कि मैस लैंड सप्लाई, मतलब मैस लैंड जो मैट है यानी कि जो मधुर मैट है, इसको भाई साहब सप्लाई करेंगे ये जागीरदार, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी रूल बना के अली वर्दी खान ने भी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एनटीपीसी कमीशन, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। देखो एनटीपीसी एक बिजली बनाने वाली कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट। इसने अभी क्या है, एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया है। फ्लोटिंग का मतलब है तैरता हुआ, पानी पे एक सोलर एनर्जी बनाने वाला प्लांट लगाया है जो तैरता रहता है, लगभग 25 मेगावाट का होगा ये। और ये क्या करेगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जगह है, आप सबको पता है, वहाँ पे एक सिम्हाद्री नाम का थर्मल स्टेशन है, उसका रिजर्वेयर है, यानी कि पानी इकट्ठा किया हो, उस पानी पे सोलर प्लांट लगाया, कुछ इस तरह का होगा, देख सकते हो आप इस इमेज में। और ये सोलर एनर्जी बनाएगा 25 मेगावाट की। ये फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो सेटअप किया गया है। फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम है इंडिया की, 2018 में है कि 2018 में स्टार्ट की थी ये स्कीम। और इस स्कीम के अंदर पहला प्रोजेक्ट बनाया गया है ये, जो बनाया है इंडिया में। और लगभग इसके बनाने से जो CO2 रिलीज होती है ना, थर्मल पावर प्लांट में क्या है, हम बिजली बनाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, उसमें कोल यूज़ करते हैं, कोयला, कोयले से भाई साहब पॉल्यूशन होती है, CO2 निकलती है, लगभग 46,000 टन की जो CO2 निकलती है वो कम होगी अगर हम सोलर एनर्जी बनाएंगे इससे, फ्लोटिंग पावर प्लांट से। और लगभग जो वाटर यूज़ करते हैं, वाटर भी कम यूज़ होगा, 1364 मिलियन लीटर पानी कम यूज़ होगा।
और क्या क्या एडवांटेज हैं इसके, क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो वर्ल्ड बैंक के अनुसार इसके फ़ायदे ये भी हैं, जो भी पॉपुलेशन मान लो लैंड पे रह सकती है वो लैंड घिरेगी नहीं। अगर लैंड पे मान लो ये सोलर पावर प्लांट बनाते, सोलर एनर्जी, तो भाई साहब ज़मीन घिरती, ज़मीन पे प्लेट लगाते, बहुत सारी ज़मीन इसमें ऑक्यूपाई हो जाती है। तो ये ज़मीन क्या है, हाई पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन के रहने के लिए ज़मीन चाहिए, तो एक तरह से ये ज़मीन को नहीं घेरेगा, बिना ज़मीन को घेरते हुए, ऑक्यूपाई करते हुए ये सोलर पावर प्लांट कैपेसिटी जनरेट करेंगे, मतलब बिजली जनरेट करेंगे। और दूसरा होगा कूलिंग इफेक्ट। देखो ये वाटर के ऊपर सोलर ये पैनल रहेंगे तो क्या है, ज़्यादा गर्म नहीं हो सकेंगे हीट से, कूलिंग इफेक्ट भी रहेगा। और एक फ़ायदा ये रहेगा कि ये जो रिजर्वेयर में जो अगर ये जैसे मान लो पैनल लगा दिए ऊपर, अगर ये पैनल नहीं होते तो सूरज की किरणें वाटर पे पड़ती तो वाटर यहाँ से इवोपरेट होता, भाई साहब इवोपरेशन होता। लेकिन अब इवोपरेशन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो पानी का इवोपरेशन नहीं होगा, पानी भी यूज कर सकते हैं अच्छे से, और वहाँ सोलर एनर्जी भी बनेगी। तो ये इतने फ़ायदे होंगे इससे। नेक्स्ट है अरेस्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए मस्ट, से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा है कि जब भी मान लो किसी पे आरोप लगे हैं तो भाई साहब गिरफ्तार करना ये बहुत ही ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्शनल केस में ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि ऑलवेज हमेशा गिरफ्तार कराना जरूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। कि आर्टिकल 21 का हमारा जो राइट टू लाइफ यानी कि पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, इसका भी उल्लंघन है ये। अगर किसी को भी हम मान लो हर एक केस में गिरफ्तार करते हैं, और आर्टिकल मतलब इसमें सीआरपीसी हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका भी सेक्शन 170 ये बोलता है कि चार्जशीट फाइल करने पे ये जरूरी नहीं है अक्यूज़ को प्रेजेंट किया जाए, कि कोर्ट में पेश किया जाए कि उसे बिना अरेस्ट किए हुए, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पुलिस है उसको राइट टू अरेस्ट है, कि अरेस्ट करने का अधिकार पुलिस को, ये अधिकार नहीं है, कि रेयर केस में ही अधिकार है कि वो अरेस्ट करें। तो कस्टोडियल जो इन्वेस्टिगेशन होती है ये नेसेसरी बन जाती है कब, यानी कि कब गिरफ्तार किया जाएगा पर्सन को, लगभग कि जब अगर क्राइम मान लो अपराध हीनस क्राइम है, बहुत ही जघन्य अपराध कर दिया, यानी कि बहुत ही मान लो मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, उस केस में आप गिरफ्तार करना जरूरी है। और मान लो अगर ऐसा केस हो कि जो मान लो विटनेस है, कोई गवाही देना चाहता है, कोई मान लो आरोपी है जिस पर आरोप लगाए हैं, उस पर कोई मान लो गिरफ्तार करना चाहता है उसको, मतलब जब कि कोई विटनेस है उसके बारे में वो दे रहा है उसकी गवाही, कोर्ट में गवाही देने वाला है, लेकिन वो अगर जो आरोपी है, जैसे मान लो इसने क्राइम किया है, क्रिमिनल है, ये अपराधी है, तो ये अपराधी है जो इस पे अपराध के अभी आरोप लगे हैं इस पे कि ये इसने क्राइम किया है, और इसके क्राइम पे मान लो अपराध लगे हैं इस पे क्राइम के, और कोई गवाही देने वाला पर्सन उसको ये मार सकता है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना, गवाही देने आते कोर्ट में उसे पहले ही मार देते हैं, कोर्ट तक पहुंचने नहीं देते। तो उस केस में क्या है, जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा, कि मान लो विटनेस को कोई मान लो बाहर रहेगा तो उसको मार देंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो अक्यूज आरोपी है जिसने क्राइम किया है, अगर उसी को खतरा हो सकता है, मान लो दूसरे लोग उसको मार दें, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो उस केस में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब नीड ऑफ द आवर क्या है, मतलब क्या करने की जरूरत है अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए फ्रिक्वेंटली किसी को भी। देखो ये डिस्टिंक्शन करना है एक तो, कि पावर टू अरेस्ट एंड जुरिस्डिक्शन टू एक्सरसाइज इट, कि जुरिस्डिक्शन क्या होना चाहिए पुलिस का, और अरेस्ट करने की पावर कब होनी चाहिए, ये क्लियरली एक स्पेसिफाई करो, डिस्टिंक्शन करो इसमें। और जो अरेस्ट अगर रूटीनली की जाती है तो ये क्या है, इनकैलकुलेबल हार्म होंगे, ऐसा नुकसान होगा जो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि मान लो किसी की रेपुटेशन भाई साहब ख़राब हो जाती है, कोई पुलिस जब उसको गिरफ्तार करके ले जाती है, जो उसकी सेल्फ इस्टीम है, यानी कि जो उसका रेस्पेक्ट है, समाज में सम्मान है, वो ख़राब हो जाता है, और वो दोबारा से सही नहीं किया जा सकता। क्योंकि आरोप तो लग जाता है ना, लोग तो बोलने लगते हैं कि गिरफ्तार हो गए, इसे पुलिस पकड़ के ले गई। तो ये जो क्या है, रेयर केस में ही उसे अरेस्ट किया जाए, जब पुलिस को बिल्कुल कंफर्म हो हाँ ये आरोपी है और इस पर जो आरोप लगे हैं सही है, उस केस में उसको गिरफ्तार किया जाए। कुछ ऐसे नियम होने चाहिए। और अक्यूज अगर कॉपरेट करता है, कोई भी जिस पे आरोप लगे और पुलिस के साथ कॉपरेट करता है, वो कहता है भाई साहब जो भी है मैं आपके इन्वेस्टिगेशन में सहायता करूंगा, और ये आरोप गलत लगाए गए हैं मुझ पर, और मैं भी अपने प्रूफ दूंगा, और ऐसे कॉपरेट करता है, तो क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है कि भाई साहब अरेस्ट करें, उसे गिरफ्तार करें, क्योंकि भाई साहब जिस पे आरोप लगे हैं वो कॉपरेट कर रहा है पुलिस के साथ। ऐसा नहीं है भाग गया है आरोपित, अगर भाग गया तब तो मान लो आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। तो ये भी एक रूल होने चाहिए। तो यही था आज के टॉपिक के बारे में। अब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैनो यूरिया होता है जो खेतों में जो यूरिया डाला जाता है जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो ये नैनो यूरिया के क्या क्या फ़ायदे हैं ये बताना है आपको। पहला कह रहा है कि जो
जो कन्वेंशनल यूरिया होता है ना, चीनी की तरह मोटा मोटा सा वाइट वाइट सा होता है, जो किसान खेतों में डालते हैं, तो ये यूरिया जो कन्वेंशनल यूरिया होता है उससे ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये नैनो यूरिया, 80% ज़्यादा एफिशिएंट, मतलब ज़्यादा भाई साहब इससे फ़ायदा होता है। और जो कन्वेंशनल यूरिया है उससे चीपर भी होता है, सस्ता भी होता है। और लॉन्ग रन में नैनो यूरिया से बहुत फ़ायदे होते हैं। जो नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह गैस निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी कम निकलती है नैनो यूरिया से। तो आपको बताना सही कौन सा है, 1 2 2 3 तीनों सही, तीनों, या 1 2 3 1 3 सही। देखो भाई साहब तीनों के तीनों सही हैं, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इमिशन गैप रिपोर्ट, ये 2020 की अभी जारी की है। तो ये कौन रिलीज करता है, जारी करता है, ये बताना आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेप, जर्मन वॉच, या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका सही आंसर है यूनेप। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है एनुअली, हर साल इसको जारी करता है। इसमें देखता है कितना इमिशन हुआ है, कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हुआ है, कहाँ से। नेक्स्ट आपको बताना है जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है, इसके फंड को, पैसे को कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, किस किस में इन्वेस्ट यानी कि निवेश किया जा सकता है। प्राइवेट इक्विटी में, वेंचर कैपिटल में, मतलब जब कोई कंपनी खुलती है स्टार्टिंग में वहाँ पे यूज किया जा सकता है उस कंपनी को खोलने के लिए। या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, रोड वगैरह रेलवे वगैरह बनाने में भी यूज किया जा सकता है क्या। 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। आपको बताना कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे सही हैं भाई साहब। नेक्स्ट आपको बताना है कि गांधी जी ने अपना जो फर्स्ट आश्रम खोला था वो कहाँ पे खोला था। साबरमती आश्रम था क्या पहला, बरदौली तालुका आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, कोचरब आश्रम नियर अहमदाबाद। इसका सही आंसर है सी, कोचरब आश्रम सबसे पहले खोला था गांधी जी ने। 25 मई 1915 में खोला था ये कोचरब आश्रम अहमदाबाद में, लेकिन बाद में परमानेंट आश्रम खोला साबरमती आश्रम, जिसको आप जानते होंगे। नेक्स्ट आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव रेजिस्टेंस में आते हैं जो गांधी जी ने यूज किए थे सिविल डिसओबीडियंस की तरह गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में। जब साउथ अफ्रीका में अपनी बैरिस्टर की वो प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि लॉयर की प्रैक्टिस कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, उस टाइम में जो उन्होंने मेथड यूज किए थे वो कौन कौन से मेथड थे ये बताना आपको। देखो किस किस के अगेंस्ट किए थे वो मेथड यूज, ये बताना है। पैसिव रेजिस्टेंस वगैरह, सिविल डिसओबीडियंस। पहला है कि कंपेन अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन। देखो भारत से जो माइग्रेट होते थे पीपल, उन पर अंग्रेजों ने रजिस्टर, मतलब उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, यानी कि रोक लगा दी थी, तो इसके अगेंस्ट अभियान चलाया गांधी जी ने। तो ये सही है क्या। देखो भाई साहब ये है अफ्रीका और ये है साउथ अफ्रीका, यहाँ पे गांधी जी गए थे और यहाँ पे इंडियंस को भी लिया जाता था क्योंकि ब्रिटिश का राज इसमें भी था और ब्रिटिश इंडिया से लेबर लेके जाते थे वहाँ पे काम कराने के लिए। तो इंडिया की जो माइग्रेशन थे, लोग जाते थे, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी अंग्रेजों ने, उसके अगेंस्ट कैंपेन चलाया गांधी जी ने। ये करेक्ट सही है या गलत है ये बताना आपको। नेक्स्ट है कि जो पोल टैक्स और इंडियन मैरिज को इनवैलिडेट करने के लिए जो रूल थे वहाँ पे, उसके अगेंस्ट ये चलाया कैंपेन। नेक्स्ट आपको बताना है कि एक टॉलस्टॉय फार्म सेटअप किया गांधी जी ने, कौन सा सही है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। डी करेक्ट आंसर है भाई साहब, सारे के सारे करेक्ट हैं, सब ये गांधी जी ने चलाए थे जब साउथ अफ्रीका में थे। और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी समाप्त।